नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसको हम कहते हैं थिंक अगेन। हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं जॉय ऑफ बीइंग रॉन्ग, गलत होने का जॉय। हम लोग ज़्यादातर जो भी चीज़ें करते हैं वो गलत करते हैं क्योंकि हम इमोशन से स्टार्ट करते हैं। अभी मैं 2 दिन के लिए बाहर गया था। एक्चुअली मैं गया था 5 दिन के लिए बाहर, फिर जल्दी आ गया क्योंकि जो भी चीज़ें हम लोग पढ़ रहे हैं उसको मैं अप्लाई कर रहा था, इसलिए जल्दी आ गया। मैं थिंक अगेन करने की कोशिश कर रहा था। सबसे पहले हमने देखा कि हम में से ज़्यादातर लोग वकील की तरह या तो प्रीचर की तरह या तो पॉलिटिशियन की तरह बिहेव करते हैं, जो भी चीज़ बिलीव करते हैं उसके ऊपर। वकील की तरह मतलब अगर कोई हमको बताता है कि तुम्हारे थॉट प्रोसेस में कोई गलती है तो हम फटाफट सामने वाले की लॉजिक में कमियां निकालते हैं। और प्रीचर की तरह मतलब जो भी चीज़ें हम बिलीव करते हैं हम सामने वाले को प्रीच करते हैं और ख़ुद भी उस पर विश्वास और करते जाते हैं। और लास्ट में अगर थोड़ा बहुत डाउट अगर हमको होता भी है तो हम लोगों को इकट्ठा करते हैं कि चलो मेरे फेवर में अगर 10-12 लोग हैं तो इसका मतलब मैं सही बोल रहा हूँगा। लेकिन हम यहाँ पर सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रीचर, प्रोसिक्यूटर और पॉलिटिशियन की तरह न सोच करके हमको एक साइंटिस्ट की तरह सोचना चाहिए। और फिर 2 तरह के थिंकर्स होते हैं, डिसीजन मेकर्स होते हैं जब भी कॉन्फिडेंस को देखा जाता है। एक तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, उनको बोलते हैं हम लोग क्वार्टरबैक सिंड्रोम लोग, जो थोड़ा बहुत जानते हैं बट उनको लगता है कि हम बहुत जानते हैं, तो वो लोग दूसरों के काम पे और कमेंट करते हैं। और खाली इतना ही नहीं, उनको लगता भी है कि जब मैं वो काम करूँगा तो बहुत अच्छा कर पाऊँगा। और यही लोग हैं जो दुनिया का और अपना सबसे ज़्यादा बर्बादी करते हैं, क्वार्टरबैक सिंड्रोम पीपल। और दूसरा है इम्पोस्टर सिंड्रोम वाली फीलिंग, जो बहुत कम लोगों को होती है। मैंने देखा है मेरे घर में डॉक्टर रिम्पी को सबसे ज़्यादा होती है और उन्हीं को शायद होती है। जितना ज़्यादा आप सीखते जाते हैं उतना ही आपको लगता है कि मुझे कम आता है, कम आता है, कम आता है। तो उसमें हमने एग्जाम्पल पढ़ा था, वो आइसलैंड की लेडी जो बिजनेसमैन थी, हाला तोमस दोतीर, वो बाद में इलेक्शन लड़ी और जीती नहीं बट शी केम सेकेंड इन द होल पोजीशन। और अब हम लोग ये चीज़ कन्विंस्ड होना चाहते हैं कि जब भी आपकी लॉजिक कहीं से गलत प्रूव हो तो यू शुड फील हैप्पी। क्योंकि अगर आपकी बातचीत या जो भी आपने पढ़ा है, जो आप सोच रहे हैं, उसके गलत साबित होने पर आपको दुख होगा, तो आप कभी अपने लॉजिक के अगेंस्ट के फैक्ट्स खोजोगे नहीं, तो आप वही गलतियां करते रहोगे जो आप पहले से करते रहे हो। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में हम लोग आज पढ़ रहे हैं द योडा इफ़ेक्ट। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था जॉन पियर के बारे में, जो एक कंपटीशन में हिस्सा लिया करते थे, फोरकास्टिंग कंपटीशन। इनको सुपर फोरकास्टर बोला जाता है। और किस तरह से जॉन पियर का जो फोरकास्ट था डोनाल्ड ट्रंप को लेकर के, बाकी लोग बोलते थे ये तो मजाक है, इलेक्शन में कहीं आएगा नहीं, बट इन्होंने बहुत पहले ही फोरकास्ट कर दिया था कि नहीं वो सिलेक्ट होंगे और वो जीत गए। Another of the world's top forecaster is Shidse Murrell. She is obviously bright. She has a doctorate from MIT in mechanical engineering, but her academic and professional experience wasn't exactly relevant to predicting the world event. दूसरी सुपर फोरकास्टर हैं, बहुत अच्छी फोरकास्टर, उनका नाम है शिड्जे मोरेल। वो भी बहुत तेज़ हैं, ब्राइट हैं। उन्होंने MIT से, जो दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है, वहाँ से डॉक्टरेट किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। लेकिन उनकी पढ़ाई की वजह से और उनके प्रोफेशनल एक्सपीरियंस की वजह से ये दुनिया के बारे में प्रेडिक्शंस बहुत अच्छा नहीं कर पाती हैं। हर बैकग्राउंड वाज इन ह्यूमन हिप जॉइंट मैकेनिक्स। उनका जो पढ़ाई था या नौकरी थी, वो आदमियों का जो हिप जॉइंट होता है उसमें आर्टिफिशियल हिप्स लगते हैं, तो उसकी वो पढ़ाई करती थी और उसी का काम करती थी। डिज़ाइनिंग बेटर शूज़, वो इंसानों को जिनको पैर ख़राब होते हैं उनके लिए और अच्छा अच्छा शूज़ डिज़ाइन करती थी। बिल्डिंग रोबोटिक व्हील चेयर, और किस तरह से रोबोटिक व्हील चेयर बनाने का काम ये करती थी। तो इन सब में फोरकास्टिंग कहीं नहीं है। व्हेन आई आस्क्ड शिड्जे व्हाट मेड हर सो गुड एट फोरकास्टिंग, शी रिप्लाइड दैट्स नो बेनिफिट टू मी फॉर बीइंग रॉन्ग फॉर लॉन्गर। ऑथर बोलते हैं, जब मैंने शिड्जे को पूछा कि आखिर आप इतना अच्छा फोरकास्टिंग कैसे कर लेती हैं, तो बोलती हैं अगर मैं कोई गलत सोच रही हूँ, कोई चीज़ गलत है और उसको बहुत टाइम तक सोचती रहूँ तो उससे कोई फ़ायदा थोड़ी है। लेकिन हम लोगों को लगता है, हम लोग देखिए, हम
हैं अपने घर पे हैं, हमारे साथ हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे टीचर्स हैं, और कहीं पर मेरी और मेरे आसपास के लोगों की थॉट्स में 180 डिग्री का डिफरेंस है। मतलब मैं सोचता हूँ प्लस, वो सोचते हैं माइनस, मैं बोलता हूँ राइट, वो बोलते हैं लेफ़्ट, तो दोनों में से एक ही सही होगा, दोनों सही नहीं हो सकते। इसको हम लोग इस तरह से बोलते हैं, अरे भाई सबका अपना अपना नज़रिया है देखने का, लेकिन जो चीज़ फ्यूचर में होगा, जो चीज़ फ्यूचर में सक्सेसफुल होगी, वो तो एक ही होगा। तो ऑथर ये कह रही हैं शिड्जे कि अगर मैं कोई चीज़ गलत सोच रही हूँ तो गलत सोचते रहने से मुझे कोई फ़ायदा नहीं बहुत दिनों तक। इट्स मच बेटर इफ़ आई चेंज माई बिलीव सूनर। इसलिए अच्छा यही होगा कि मैं अपने बिलीव्स को जल्दी से जल्दी बदल दूँ। एंड इट्स अ गुड फीलिंग टू हैव दैट सेंस ऑफ डिस्कवरी। और इनके साथ भी वही अच्छी चीज़ है। मैं अभी तक मानता था कि आदमी को कम सोना चाहिए, ज़ुनोगा के ज़रिए हमने यही पढ़ा था, लेकिन अब मुझे एकदम इस ट्रिप में मैंने ऑलमोस्ट बुक आधी से ज़्यादा कंप्लीट कर दी है, ऑलमोस्ट 80% कंप्लीट हो चुकी है। एंड आई एम वेरी वेरी मच कन्विंस दैट 8 घंटे 7 घंटे 8 घंटे पूरा सोना ही चाहिए आदमी को, 8 घंटे सोना चाहिए। अब ये मेरा बिलीफ को काटा है इस किताब ने, स्लीप ने, बट आई एम हैप्पी, मैंने डिस्कवर किया कुछ। और इस बार जो मैं ट्रिप में गया वहाँ पर भी कुछ चीज़ें मैंने डिस्कवर की हैं जिसकी वजह से मेरे थॉट्स को कैंसिल हुआ है, मैं गलत साबित हुआ हूँ, बट आई एम हैप्पी अबाउट इट। इट्स अ गुड फीलिंग टू हैव दैट सेंस ऑफ डिस्कवरी। इसलिए जब भी आपकी बात गलत साबित हो तो आपको क्या सोचना चाहिए, मैंने कुछ डिस्कवर किया, दैट सरप्राइज, आई वुड थिंक पीपल वुड एन्जॉय दैट। और ऑथर ये कहती हैं शिड्जे, मुझे लगता है सबको मज़ा आना चाहिए जब वो गलत साबित होते हैं, उनको नया चीज़ पता चलता है तो उनको मज़ा आना चाहिए। Shidze hasn't just figured out how to erase the pain of being wrong, she has transformed it into a source of pleasure. बहुत कम लोग हैं ऐसे। हम जब गलत साबित होते हैं तो हमको फीलिंग आती है पेन ऑफ बीइंग रॉन्ग। जब कोई हमको गलत साबित कराता है, हमारी गलती हमको दिखाता है, तो हमको क्या फील होता है, पेन ऑफ बीइंग रॉन्ग। लेकिन शिड्जे ने उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया, खाली इतना ही नहीं, उसको प्लेजर का सोर्स भी बनाया है कि उसमें से उनको प्लेजर मिलेगा। शी लैंडेड देयर थ्रू अ फॉर्मल क्लासिकल कंडीशनिंग लाइक व्हेन पावलोव्स डॉग लर्नड टू सलाइवेट एट द साउंड ऑफ बेल। ये अपने आप को ट्रेन किया है इन्होंने, जैसे पावलोव का कुत्ता था, जानते हैं? हाँ, वो जब खाना देता था तो वो घंटी बज जाता था। हाँ, तो जब घंटी की आवाज़ सुन ली तो कुत्ते ने ऐसे वो डेवलप कर लिया था बिलीव, जब घंटी की आवाज़ आएगी तो खाना मिलेगा तो उसको ड्रूल होने लगता। पहले जब खाना आता था तो उसके मुंह से पानी आता था, जो कि नॉर्मल है। फिर धीमे धीमे घंटी को उसके साथ जोड़ करके बजाना शुरू किया खाने के साथ, और फिर भी उसके मुंह में पानी आता। फिर बाद में खाना छोड़ दिया, खाली घंटी से भी उसको पानी आता था। ऐसे ही ये कह रही हैं शिड्जे कि मैंने अपने आप को ट्रेन किया कि जब भी तकलीफ़ हो, कोई गलत न्यूज़ मुझे मिले, मेरी गलती पता चले, तो मुझे खुशी हो। इफ़ बीइंग रॉन्ग repeatedly leads us to right answers, the experience of being wrong isn't itself can become a joyful. देखिए अभी भी हम लोग यहाँ पर मेरे ख्याल से कोई एक्सरसाइज नहीं करता, रेगुलर एक्सरसाइज, लेकिन जो भी करता है उसको देखिएगा कि एक्सरसाइज का पेन एक अच्छी चीज़ है। तो यहाँ पर इसको मान के चलिए कि आप जब अपनी गलतियों को खोज रहे हैं, मिस्टेक्स को पा रहे हैं, तो रास्ता है सही जगह पहुँचने का। तो इट्स अ जॉय, इट शुड बी अ जॉयफुल थिंग। That doesn't mean that we will enjoy every step of the way. और इसका मतलब ये नहीं कि हर बार हर स्टेप हमको अच्छा लगेगा। One of Shidze's biggest misses was her forecast for the US 2016 US presidential election, where she bet on Hillary Clinton to beat Donald Trump. इनकी एक बहुत बड़ी गलती थी हमारे मिसेस शिड्जे की, जिसमें उन्होंने प्रेडिक्ट किया था कि डोनाल्ड ट्रंप हार जाएंगे और हिलरी क्लिंटन जीतेंगी। Since she wasn't a Trump supporter, the prospect of being wrong was painful. और वो ट्रंप को सपोर्ट नहीं कर रही थी। उनका अगर कैंडिडेट होता, ट्रंप जीत जाता तो उनको बड़ी खुशी होती, लेकिन वो ट्रंप को सपोर्ट नहीं कर रही थी, इसलिए जब ट्रंप जीता है तो उनको बड़ा तकलीफ हुई। इट वॉज टू सेंट्रल टू हर आइडेंटिटी। और ये चीज़ उनको तकलीफ़ क्यों हुई, क्योंकि उनकी आइडेंटिटी उससे जुड़ी हुई थी कि मेरी वाली कैंडिडेट जीतना चाहिए, जीतना चाहिए। जैसे हम सब कुछ सोचते हैं करियर को लेकर के, पैसे को लेकर के, लाइफ को लेकर के, कि जो मैं सोच रहा हूँ वो होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। जब वो नहीं होता है और हमको तकलीफ़ होता है तो इस प्रोसेस को बोलेंगे सेंट्रल टू आवर आइडेंटिटी।
आज मैं अल्ट्रासाउंड की पढ़ाई की, फिर मैं वीडियोस बनाता हूँ, हो सकता है कल को मैं कोई और ही काम करूँ, लेकिन मैं कर नहीं पाऊँगा अगर मेरी आइडेंटिटी केवल स्पिरिचुअल टीचर है या डॉक्टर है। इस चीज़ से अपने आप को खाली होने के लिए एक तरह का डिटैचमेंट चाहिए। अगर वो नहीं होगा तो मैं नई चीज़ें सीख नहीं पाऊँगा। तो ये कह रहे हैं कि शिरजे को बड़ी दिक्कत हुई क्योंकि हिलरी क्लिंटन जीते, ये उनकी आइडेंटिटी थी। शी न्यू अ ट्रम्प प्रेसिडेंसी वॉज पॉसिबल बट शी डिडंट वांट टू थिंक इट वॉज प्रॉबेबल। शिरजे बोलती हैं, मुझे लग रहा था कि ट्रम्प जीत सकता है, लेकिन मुझे ये नहीं लगा कि ट्रम्प जीतेगा। श्योर नहीं थी। उसकी प्रॉबिलिटी उनको नहीं पता थी, कितना परसेंटेज तक उसके चांसेस जीतने के वो नहीं पता था। सो शी कुडंट ब्रिंग हर सेल्फ टू फोरकास्ट इट, इसलिए उन्होंने दिमाग लगाया नहीं। हम लोग अक्सर बहुत जो हमारी लाइफ में एक्सीडेंट्स होते हैं ना, वो इसलिए होते हैं बिकॉज हमने उस तरफ दिमाग नहीं लगाया, सोचा ही नहीं। जैसे अगर कोई आदमी अभी हम लोग जहाँ होके आए ज़मीनें देख रहे थे, मैंने 3 ज़मीन देखी गाज़ियाबाद में 1 करोड़ रुपए बीघा के हिसाब से। फिर एक पॉसिबिलिटी मेरे दिमाग में आई कि गांव में मैं किसी जहाँ स्कूल चलाया था मैंने एनटीपीसी में, वहाँ पर मैं किसी को मिलूँ। अब वहाँ कोई रहता नहीं मेरी जान पहचान का। एक दुकानदार था जिसने हमारे स्कूल के बाहर ही चॉकलेट टॉफ़ी की दुकान को खोली थी, उनके घर गया मैं। फिर उनके कॉन्टैक्ट से कोई और आदमी मिला, उसने काफ़ी सस्ती ज़मीन दिखवाई। तो वो एक पॉसिबिलिटी मैंने दिमाग में रखी थी, जबकि सुबह जब मैं देख कर गया और मुझे लगा कि यार सब जगह 1 करोड़ रुपए बीघा, 1 करोड़ रुपए बीघा यही ज़मीन है, इसका मतलब तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिर भी मेरे दिमाग में एक प्रॉबिलिटी थी। ऑथर कह रही है कि मेरे दिमाग में प्रॉबिलिटी नहीं थी, इसलिए मैंने सोचा ही नहीं। दिस वॉज अ कॉमन मिस्टेक इन 2016। काउंटलेस एक्सपर्ट्स, पोलस्टर एंड पंडित्स अंडर एस्टिमेटेड ट्रम्प and Brexit because they were too emotionally invested in their past prediction and identities. अभी मैं 2 चीज़ बताना चाहता हूँ। एक तो मैं ब्रेक्सिट समझाना चाहता हूँ। ब्रेक्सिट क्या था? ब्रेक्सिट था जो यूके का विड्रॉल था यूरोपियन यूनियन से। हाँ, यूके अलग हो गया यूरोपियन यूनियन से, वो जुड़ा नहीं उसमें। ये बहुत बड़ी घटना थी। ये इतनी बड़ी घटना थी जैसे कि हमारे घर में बंटवारा हो जाए। अभी बड़े प्यार से देवांश यहाँ बैठा हुआ है, देवांश, वैभव और गरिमा, ये तीनों ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं। श्रीश इनका कज़न है, और अचानक से हम दोनों फैमिलीज़ में लड़ाई हो जाए और इन लोगों का आज से आना जाना बंद हो जाए, तो प्यार, मोहब्बत, फाइनेंशियल सपोर्ट सब ज़ीरो हो जाए। तो इतना बड़ा इवेंट मैं समझाने की कोशिश करूँ तो बहुत छोटा एग्जाम्पल है। ऐसा कुछ था ब्रेक्सिट, और ट्रम्प का जीतना भी ऐसे कुछ था। एक बेवकूफ़ आदमी जिसको प्रेसिडेंसी रेगुलेशन नहीं आता, दुनिया को चलाने नहीं आता, वो यूएस का प्रेसिडेंट बन गया था। तो चूंकि लोग एक्सपर्ट्स थे, जो पोलस्टर्स थे और वो जो पंडित थे, वो चाहते ही नहीं थे कि ये सब चीज़ें हों, इसलिए उन्होंने सोचा ही नहीं। दे वर इन्वेस्टेड इमोशनली इन देयर पास्ट प्रेडिक्शंस एंड आइडेंटिटीज़। जो चीज़ें वो चाहते थे कि हो, उसमें इमोशनली इन्वेस्टेड थे। इफ़ यू वॉन्ट to be a better forecaster today, it helps to let go of your commitments to the opinions you had yesterday. अगर आप चाहते हैं कि आप वो चीज़ें फोरकास्ट कर सकें जो चीज़ें होने वाली हैं, जैसे मैं इस बार जो दिल्ली गया था, मैं देख रहा हूँ मेरा एक कज़न है जो एक बड़ा बिजनेस बनाने वाला है। मेरा नहीं है वो बिज़नेस, मेरे कज़न का है। इस ट्रिप में मेरा पैसा लॉस हुआ, और ये भी हो सकता है कि वो अपना बिज़नेस मेरी मदद से या बिना मेरी मदद के आगे बढ़ाए, और ये भी हो सकता है कि मैं उसके लिए केवल एक पत्थर हूँ जिसके ऊपर आदमी पैर रख देता है, छोटा सा पत्थर। अगर मैं वो पत्थर नहीं हूँ तो किसी के ऊपर भी रख के पैर चला जाएगा। लेकिन अगर मुझे दिखता है कि वो एक बड़ी घटना होने वाली है, ये नहीं कि वो हो, अगर वो होने वाली है तो मुझे उसको सही सही प्रेडिक्शन करना है, और प्लस मुझे उसका फ़ायदा भी उठाना है। अभी देख रहे, पता है, जैसे बेंगलोर में वाटर क्राइसिस आई है, पता है ना, पानी पीने का नहीं वहाँ पे। ये चीज़ पूरी दुनिया में होने वाला है। पूरी दुनिया में अगले 10 साल में पानी ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगा पीने का। उसका केवल एक ही इलाज है, कोई गेस? रेन वाटर हार्वेस्टिंग। हर घर अपने नीचे कम से कम पीने का पानी, नहाने का पानी बारिश में इकट्ठा कर ले, और उसके लिए सबको बड़े बड़े वाटर टैंक बनाने पड़ेंगे। ये एक प्रेडिक्शन हो चुका है। जो लोग पानी को स्टडी कर रहे हैं पिछले
कई साल से वो लोग प्रेडिक्ट कर चुके हैं कि पानी ख़त्म होने वाला है, लेकिन हम में से ज़्यादातर लोग इस पर विश्वास भी नहीं करना चाहते और इसलिए इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेंगे। इस बार हम लोग चाहते हैं कि वहाँ कम से कम ओयल में हमारा एक बड़ा सा वाटर टैंक बने, और अब कहीं पर भी हम कंस्ट्रक्शन करें, कुछ भी करें, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग करें, बिकॉज ये प्रेडिक्शन मेरे दिमाग में घुसा हुआ है। कह रहे हैं कि अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर के फोरकास्ट्स आपके सही हों, तो आपको अपने पुराने ओपिनियंस में, चाहे कितना भी पसंद हो ओपिनियंस, उसके साथ इमोशनली जुड़ना नहीं है। यू शुड लेट गो ऑफ योर कमिटमेंट्स टू ओपिनियंस। अगर आपने किसी दोस्त को कहा है कि बहुत अच्छा आदमी है, आपने किसी हीरो को, किसी पॉलिटिकल पार्टी को, किसी कंपनी को बहुत पसंद किया है, और अब वो साइंस दिखा रहे हैं ख़राब होने के, तो यू शुड लेट गो। और साथ ही साथ अगर आपने किसी ऐसे इंसान को जिसको आप पसंद नहीं करते, नापसंद करते हैं, और वो सक्सेसफुल हो रहा है, तो यू शुड लेट गो ऑफ दैट फीलिंग ऑल्सो, कि भाई उसके साथ जुड़िए, उससे सीखिए। तो अगर आप फोरकास्ट में सही होना चाहते हैं तो लेट गो ऑफ योर कमिटमेंट्स टू योर ओपिनियंस। अपने ओपिनियंस के प्रति कमिट मत रहिए। जस्ट वेक अप इन द मॉर्निंग, स्नैप योर फिंगर्स एंड डिसाइड यू डोंट केयर। कैसे ख़त्म करें सर, मुझे ओपिनियंस बहुत पसंद हैं। ऑथर कह रहे हैं कुछ नहीं, सुबह उठिए, अपनी फिंगर्स को स्नैप करिए और बोलिए कि मैं उसके प्रति केयर नहीं करता। इट डजेंट मैटर हु इज़ द प्रेजिडेंट और वॉट हैपन्स टू योर कंट्री। इसको सोचिए ही मत कि प्रेसिडेंट कौन बनेगा, आपके देश के साथ क्या होगा। आप ये देखिए क्या होने वाला है, फैक्ट देखिए। जैसे अभी गर्मी आने वाली है, अभी कह रहे हैं अगले इस हफ्ते के एंड में 47 डिग्री हो जाएगा। अपने आप को बचा के रखिए। आप ये मत कहिए कि अरे यार ऐसा होगा तब तो बहुत से लोग मरेंगे, बहुत जाने जाएंगी। जो फैक्ट है, फैक्ट जानने की कोशिश करिए। द वर्ल्ड इज़ अनजस्ट एंड द एक्सपर्टाइज यू स्पेंट डेकेड्स डेवलपिंग इज़ ऑब्सोलीट। ये दो फैक्ट है दुनिया का, कि दुनिया अनफेयर है, अनजस्ट है, और जो भी आपने 10 साल 20 साल तक खर्च किया कुछ सीखने में, वो सब चीज़ ज़ीरो हो चुका है, ऑब्सोलीट हो चुका है। इट्स अ पीस ऑफ केक, राइट? अबाउट एज ईजी एज विलिंग योर सेल्फ टू फॉल आउट ऑफ लव। ये आसान है ना, अपने ओपिनियन में से बाहर निकलना। ये इतना ही आसान है जैसे कि आप अपने किसी प्यार से बाहर निकल सकें। कितना आसान है प्यार से बाहर निकलना, उतना ही मुश्किल है जितना इनके बालों को काटना है, या उतना ही मुश्किल जैसे हमारे फेवरेट खाना ना खाना, या हमारा फेवरेट कपड़ा ना पहनना आप लोगों के लिए। समहाउ जीन पियर बुगॉन्स मैनेज्ड टू पुल इट ऑफ। जो चीज़ शिर्जे नहीं कर पाई, वो चीज़ जॉन पियर बुगॉन्स कर पाया। ही मैनेज टू पुल ऑफ। पुल इट ऑफ मतलब कर पाया। एकदम मुश्किल चीज़ थी, लेकिन वो कर गया। When Donald Trump first declared his candidacy in the spring of 2015, Jean-Pierre gave him only 2% chance of becoming nominee. हुआ कैसे? एकदम शुरू में जब डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी कैंडिडेसी, पता है डोनाल्ड ट्रंप का पहले का बिजनेस क्या था प्रेसिडेंट बनने से पहले? कोई आइडिया? रॉबर्ट कियोसाकी से मिलने से पहले की बात कर रहे हैं। हाँ, कोई जो गेस कर दे उसको मैं इनाम दूंगा। ई स्टेट कसिनो, जुए खाने चलाता था। अभी तो चला लिया उसने। होटल चलाया, होटल बनाया, जुए खाने बनाए, और ढेर सारा लोन हो गया उसके ऊपर। इसकी पूरी नेटफ्लिक्स पे सीरीज़ है, 2 या 3 एपिसोड की। इसी वजह से वो प्रेसिडेंट के लिए खड़ा हुआ। इसीलिए सोचा कि मैं प्रेसिडेंट बन जाऊंगा, खूब कमा करके अपने लोन वान पूरा कर दूंगा। तो जब उसने शुरू में अपनी कैंडिडेसी को डिक्लेयर किया, तो जी पी आर ने केवल उसको चांस दिया 2% का, कि ये आदमी जीतेगा, बहुत कम चांस है, ऑलमोस्ट ना के बराबर। एज ट्रंप बिगैन राइजिंग इन ऑगस्ट पोल्स, जॉन पियर वॉज मोटिवेटेड टू क्वेश्चन हिमसेल्फ। लेकिन धीरे धीरे उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही थी अगस्त के पोल्स में। तो जॉन पियर ने कहा कि यार जो मैं बिलीव कर रहा हूँ 2% हो सकता है गलत हो। उसने अपने ओपिनियंस के ऊपर क्वेश्चन करना शुरू किया। ही डिटैच्ड हिज प्रेजेंट फ्रॉम द पास्ट। जो कुछ भी अभी सोच रहा था वो पास्ट से उसको अलग किया। एक्नॉलेजिंग दैट हिज ओरिजिनल प्रेडिक्शन वॉज अंडरस्टैंडेबल। उसने अपने आप को कहा ठीक है, उस समय तुम्हें नहीं लग रहा था कि वो जीतेगा, ठीक बात है, लेकिन अब चेंज करो उस थॉट को, गिवन द इन्फॉर्मेशन दैट ही हैड एट द टाइम, क्योंकि अब उसके पास कुछ नई इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। डिसीजन मेकिंग है इज़ रिजल्ट ऑफ
इन्फॉर्मेशन, न्यू इन्फॉर्मेशन। हो सकता है मैं अपने कज़न के साथ जुड़ पाऊँ, हो सकता है ना जुड़ पाऊँ। उसको करने में कौन हेल्प कर पाएगा मेरी? रीथिंक, बट न्यू इन्फॉर्मेशन, न्यू इन्फॉर्मेशन। कल मेरी बात हुई उससे, रात को मैंने बताया 1-1 करोड़ की ज़मीन मिल रही है, बट मैं तो एकदम कंजूस की तरह अटका हुआ हूँ। मैंने 50 लाख रुपए बीघा बोला है, 1 करोड़ से सीधे आधा, और जितने भी एजेंट मिले हैं सबको मैंने कहा है कि 50 लाख से ऊपर 1 रुपया नहीं दूंगा। उसने कहा नहीं भैया ऐसे स्ट्रिक्ट मत होइए, अगर ऐसे करेंगे तो ज़मीन मिलेगी नहीं। अपने को 1 करोड़ की नहीं मिलती है तो 90 लाख, 90 लाख की नहीं मिलती है तो 80 लाख, 80 की नहीं तो 70, किसी भी रेट पर ले करके काम चालू करना चाहिए। मैंने कहा ठीक है ठीक है। फिर उसके 10 मिनट बाद उसने मुझे एक फ़िल्म भेजी, लॉकडाउन में की हुई शादी, 4K कोई साउथ इंडियन फिल्म ही। बोलते भैया आप ये फ़िल्म देखिएगा। मैंने कहा ये फ़िल्म क्यों दिखा रहा है मुझे अब आधी रात को? मैंने कहा चलो देखूँगा। फिर मैं 12 बजे सो गया, सुबह मेरी 6 बजे नींद खुली। मैंने वो फ़िल्म खोली, 2 घंटे की फ़िल्म थी, किसी तरह से आधे घंटे में मैंने उसको ख़त्म की। और पूरी फिल्म में वो जो उसका मेन कैरेक्टर था हीरो, महाकंजूस, महाकंजूस, उसकी तरह कोई कंजूस आदमी है ही नहीं। कपड़ा खरीदता है तो 200 रुपये का कपड़ा खरीदता है, शादी करता है तो बोलता है, अपने इन लॉज को बोलता है, उसकी घर वाले बड़े अमीर लोग थे, बोलते हैं हम शादी में आपके यहाँ से बस लड़की के साथ 1-2 लोग आ जाएं, हमारी तरफ से लड़की के मैं अपने साथ एक तरफ, और उसके लॉकडाउन में पूरा परिवार उसी के घर में आ गया। तो बेचारा गिन रहा था, एक रुपये गिन रहा था कहाँ से खर्चा होगा। तो मैंने उसको बाद में मैसेज किया, यार अमित इतना कंजूस नहीं हूँ मैं कि तू मुझे कंजूस बोल रहा है। बट उससे एक फ़ायदा भी हुआ कि एक बंदे ने फिर कॉल किया दोपहर को, ये हो सकता है 60 लाख में एक ज़मीन मिल जाए, 60 लाख रुपए बीघा में, एक पॉसिबिलिटी है। तो ये चीज़ अपने साथ रखिए। इसीलिए आप लोगों को ना करंट अफेयर्स में जो कुछ भी हो रहा है आसपास में, उसमें भी थोड़ा कान खोल के रखिए। प्लस जिस फील्ड में आप आगे बढ़ना चाहते हैं उसमें भी अपने कान खोल के रखिए। नहीं तो आपका ओपिनियन होगा 5 साल पुराना और चीज़ें होंगी 10 साल फ्यूचर की। तो गिवन द इंफॉर्मेशन ही हैड एट द टाइम, उसने अपने आप से कहा, जॉन पियर ने, कि अब मेरे पास डोनाल्ड ट्रंप के लिए नई नई इन्फॉर्मेशन है, इसलिए मुझे लगता है कि जीत सकता है वो। डिटैचिंग हिज ओपिनियंस फ्रॉम हिज आइडेंटिटी वॉज हार्डर। जॉन पियर डिडंट वॉन्ट ट्रंप टू विन, सो इट वुड हैव बीन ईजी टू फॉल इन टू द ट्रैप ऑफ डिज़ायरेबिलिटी बायस। एक चीज़ है, उसको बोलते हैं डिज़ायरेबिलिटी बायस। वो क्या है? जैसे अगर वैभव कोई फिल्म बनाएं तो क्या चाहेंगे, वो हिट हो कि ना हो? अगर वैभव कोई फिल्म बनाएंगे तो चाहेंगे कि हिट हो कि ना हो? क्यों? क्योंकि उन्होंने बनाई है। मैं इनका बाप हूँ, इनके भाई हैं, हम सब चाहेंगे कि हिट हो। फिर एक आदमी आएगा जो अननोन आदमी है, बोलेगा ये क्या है, क्या बनाया तुमने, ये फिल्म है, और चाहते हो कि हिट हो। और उसके चेहरे को देख करके इनको सच्चाई पता चलेगी, लेकिन फिर भी ये कहेंगे कि वो आदमी बेवकूफ़ है, उसको फिल्म देखना नहीं आता, मेरी फिल्म अच्छी है। यही इनके साथ भी हुआ। ये कह रहे हैं कि जॉन पियर नहीं चाहता था कि ट्रंप जीते, इसलिए बहुत आसान था कि ये डिज़ायरेबिलिटी बायस में गिर जाते। ये बोलते अपने आप से, मैं नहीं चाहता हूँ तो वो नहीं जीतेगा। ही ओवरकेम इट बाय फोकसिंग ऑन डिफरेंट गोल, इसलिए उसने किसी और चीज़ पर फोकस करना शुरू किया। I wasn't so attached to my original forecast, he explained, because of the desire to win, the desire to be the best forecaster. उसने कहा मुझे ये नहीं चाहिए था कि वो आदमी जीते या वो आदमी हारे। मुझे अपने फोरकास्ट को जो मैंने किया था वो सही साबित नहीं करना था। मुझे क्या करना था? I wanted to be the best forecaster. मुझे फोरकास्टिंग सही करनी थी, मुझे वो चीज़ बताना था जो होने वाला है। मैं ये नहीं चाहता था कि जो मैंने बोला है वही हो। नहीं समझे? जैसे मैं अपनी गाड़ी ले जा रहा हूँ कहीं एक रास्ते पे, और मैं चाहूँ कि ये रास्ता लखनऊ चला जाए। नहीं, मुझे लखनऊ पहुँचना था, तो मुझे फोरकास्टर बनना था, इसलिए मैंने पुराने वाले डिज़ायर को छोड़ दिया कि मेरा थॉट जीते। ही स्टिल हैड अ स्टेक इन द आउटकम ही एक्चुअली प्रिफर्ड, बट ही हैड एन इवन बिगर स्टेक इन नॉट मेकिंग द मिस्टेक। दो बड़ी अर्जुन जैसी हालत हो गई थी। अर्जुन बड़ा रो रहा था लड़ाई के पहले कि मुझे अपने ही भाई बंधुओं को मारना पड़ेगा, और साथ ही साथ अगर नहीं मारेगा तो हार भी जाएगा। यहाँ अगर जॉन पियर गलत साबित होते हैं तो वो फोरकास्टर सही होंगे, अगर वो सही साबित होते हैं तो ट्रंप हारेगा। तो क्या करें? तो कह रहे हैं मेरा बड़ा स्टेक ये था
कि मैं फोरकास्टर सही बनना चाहता हूँ। हिज वैल्यू पुट ट्रूथ अबव ट्राइब। जितने भी लोग थे सब के सब ट्राइब ये मान रही थी कि ट्रंप हारेगा हारेगा हारेगा। तो इन्होंने कहा ना, तुम सब गलत हो। If the evidence strongly suggests that my tribe is gone wrong on a particular issue, then so be it. If the evidence strongly suggests that my tribe is wrong on a particular issue, so be it. I consider all my opinions tentative. कह रहे हैं अगर कोई एविडेंस ये कहता है कि मेरी पूरी की पूरी ट्राइब, जितने भी लोग हम सब फोरकास्टर हैं वो सब गलत सोच रहे हैं, तो कोई बात नहीं, तो हम गलत हैं। आई कंसिडर ऑल माई ओपिनियंस टेंटेटिव। मैं अपनी सारे ओपिनियंस को सच्चाई की तरह नहीं मानता हूँ, टेंटेटिव मानता हूँ। टेंटेटिव मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। When the facts change, I change my opinions. जैसे ही कोई नई बात पता चलती है मैं अपना ओपिनियन बदल देता हूँ। कृष्ण की तरह हैं एकदम, जहाँ पर उनको लगता था सही, अपने हिसाब से नई बात पता चली उस तरफ हो गए। Research suggests that identifying even a single reason why we might be wrong can be enough to curb overconfidence. ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। रिसर्च कहता है अगर आपको कोई एक बात भी पता चल गई जिससे कि आपकी सोचा हुआ थॉट गलत हो सकता है, तो कम से कम उसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस तो कम हो जाएगा। आपको ओवर कॉन्फिडेंस से बचना है। Jean-Pierre went further. He made a list of all the arguments that pundits were making about why Trump couldn't win and went looking for evidence that they were wrong. Jean-Pierre ने एक स्टेप और आगे गया। उसने एक आध एविडेंस नहीं खोजा, उसने देखा, इकट्ठा किया सारे के सारे लिस्ट कि क्यों पंडित लोग जितने भी फोरकास्टर्स हैं वो बोल रहे हैं कि ट्रंप जीतेगा या ट्रंप नहीं जीतेगा, और फिर उनके खिलाफत एविडेंस इकट्ठा करना शुरू किया उसने। He found that evidence within polls, in contrast with widespread claim that Trump was factional candidate with narrow appeal. Jean-Pierre saw that Trump was popular across Republican demographic groups. अब सुनिए, थोड़ा सा इसका मतलब समझिए। जॉन ने देखा कि लोग ये मान रहे थे कि जो ट्रंप है वो फैक्शनल कैंडिडेट है। मतलब जैसे कि नहीं, फैक्शनल मतलब एक ग्रुप का हिस्सा। जैसे यहाँ पर वर्मा कम्युनिटी है, तो वर्मा में से कोई एक आदमी इलेक्शन लड़ ले, यादव में से कोई आदमी एक लड़ ले, हम जानते नहीं उसको कौन है, बट किसी ग्रुप ने ऐसी किसी को खड़ा कर दिया इलेक्शन लड़ने के लिए। लेकिन जॉन-पियर ने देखा कि ट्रंप रिपब्लिकन डेमोग्राफिक ग्रुप्स में काफ़ी फेमस था। रिपब्लिकन डेमोग्राफिक ग्रुप्स कौन है? जो पॉलिटिक्स में होते हैं और पर्टिकुलर एरिया के जैसे नहीं, ये वो लोग होते हैं जो एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, जो रेसिस्ट होते हैं। यूएस में ख़ास तौर से ये वो ग्रुप है, जैसे इंडिया में जो बीजेपी है हिंदू और मुस्लिम को बहुत क्लियरली अलग करती है, और वो हिंदू मुस्लिम को अलग करके वोट भी चाहती है। ऐसे ही ये भी हमारे ट्रंप भी वहाँ पर बोलते थे, देखो यूएस में कोई भी फॉरेन ऐसे ही घुसपैठिया नहीं आना चाहिए, हम वॉल बनाएंगे। ये मुद्दा था इसका, और इसकी वजह से वो अपने ग्रुप में रिपब्लिकन डेमोग्राफिक ग्रुप्स में बहुत फेमस था। बाय मिड सितंबर जॉन-पियर वॉज एन आउटलायर पुटिंग ट्रम्प्स ऑड्स ऑफ बिकमिंग नॉमिनी ओवर 50%, और मिड सितंबर में ये आउटलायर हो गया। आउटलायर मतलब हाँ, भीड़ बोल रही थी कि वो हारेगा, ये बोल रही है वो जीतेगा, और 50% चांस है कि वो जीतेगा। एक्सेप्ट द फैक्ट दैट यू आर गोइंग टू बी रॉन्ग, जॉन-पियर एडवाइजेस। अपने दोस्तों को बोलता था, अरे भैया एक्सेप्ट कर लो कि तुम सब गलत हो, ट्राई टू डिस्प्रूव योर सेल्फ। अपने जो बातें सोच रहे हो उसको डिस्प्रूव करने की कोशिश करो। व्हेन यू आर रॉन्ग इट्स नॉट समथिंग टू बी डिप्रेस्ड अबाउट। अगर तुम गलत साबित होते हो तो ये कोई ऐसी बात नहीं कि उसके लिए तुम्हें दुखी होना चाहिए। से हे आई डिस्कवर्ड समथिंग। उस समय अपने आप से बोलो कि मैं गलत हूँ लेकिन मैंने कुछ नया डिस्कवर किया है। एज prescient as Jean-Pierre's bet on Trump was, he still had trouble sticking to it in the face of his feeling. अब ये देखिए यहाँ पर ना, ये बेचारा एक लड़का है, वो दिल से बनना चाहता है स्पिरिचुअल टीचर, पढ़ाई से मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और अगर किसी ने इसको धक्का मार दिया मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जॉब के लिए तो इसकी हालत वैसी हो जाएगी
अब्बू मुझे फोटोग्राफर बनना है, अब्बू मुझे वो नहीं बनना। हाँ हाँ, और ऐसी फिल्में देख करके इस जैसे बच्चे और बर्बाद हो जाते हैं। तो जॉन पियर के साथ एक बड़ी प्रॉब्लम थी, स्टिकिंग इन द फेस ऑफ हिज फीलिंग्स, कि उसकी फीलिंग्स कुछ और बोल रही थी कि ट्रम्प हारे, प्लीज़ हारे, लेकिन फैक्ट ये बोल रहा था ट्रम्प बहुत बदतमीज़ आदमी है और जीत सकता है। In the spring of 2016, he identified the media coverage of Hillary Clinton's email as red flag. और फिर 2016 में एक और नई बात निकली। ट्रम्प के अगेंस्ट कौन था? हिलरी क्लिंटन। और उसका एक ईमेल कांड हुआ। ईमेल कांड क्या हुआ, कुछ पता है? हिलरी क्लिंटन ने कुछ ऐसा किया जिसमें उसने कहा कि मेरा जो ईमेल वगैरह होगा सब मैं सर्वर अपने घर पे रखूँगी, और उसकी ईमेल्स लीक हो गई, ऐसा कुछ हुआ और बहुत बदनामी हुई। FBI ने उसके घर पे रेड किया और बाद में साबित हुआ कि वो गलत था, वो सही थी, लेकिन तब तक से इसकी इमेज पिट चुकी थी। इसलिए कह रहे हैं मीडिया कवरेज ऑफ हिलरी क्लिंटन्स ईमेल वॉज अ रेड फ्लैग। मीडिया ने बड़ा बदनाम किया। एंड केप्ट प्रेडिक्टिंग ट्रम्प विक्ट्री फॉर 2 months ओवर। इसलिए कहते हैं मीडिया को कंट्रोल करना बड़ा इंपॉर्टेंट है अगर आप इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, या इवन अगर आप अपनी कंपनी चलाना चाहते हैं। आपका कोई प्रोडक्ट है, आपकी कोई सर्विस है, उसकी बदनामी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, एक्सेप्ट जब आप फिल्म मेकर हैं या बुक राइटर हैं। अगर आपने कोई बुक लिखी है और उसकी खूब बदनामी हो रही है तो भी लोग खरीद के पढ़ेंगे, और यही फिल्म का भी है। जितना बदनामी होगी उसको बोलते हैं एंटी फ्रेजिलिटी। कुछ करियर ऐसे हैं जो एंटी फ्रेजाइल है, लेकिन बाकी सारी चीज़ों में आपको मीडिया से बचना चाहिए। हिलरी क्लिंटन को 2 महीने तक बेइज्जती हुई और 2 महीने तक लोगों ने कहा ट्रम्प जीतेगा, ट्रम्प जीतेगा। बाय द समर दो, एज ही कॉन्टम्पलेटेड द इम्पेंडिंग पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रम्प प्रेजिडेंसी, ही फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रगलिंग टू स्लीप एट नाइट। और गर्मियों तक उसकी हालत ऐसी हो गई थी कि यार अब जीतेगा, ट्रम्प जीतेगा, ट्रम्प जीतेगा, नींद नहीं आ रही थी रात को। ही चेंज्ड हिज फोरकास्ट टू क्लिंटन। बार बार वो अपना फोरकास्ट बदलता था, नहीं क्लिंटन जीतेगी, फिर वापस आता था। लुकिंग बैक, जॉन पियर इजंट डिफेंसिव अबाउट हिज डिसीजन। आज पीछे मुड़कर देखता है तो जॉन पियर ये नहीं बोलता है कि मैं अपने डिसीजन के लिए डिफेंसिव हूँ, मतलब जो मैं चाहता हूँ वही जीते, हिलरी जीते, नहीं। ही फ्रीली एडमिट्स दैट डिस्पाइट बीइंग एक्सपीरियंस्ड फोरकास्टर, ही मेड द रूकी मिस्टेक ऑफ फॉलिंग विक्टिम टू डिजायरेबिलिटी बायस। सुनिए लास्ट सेंटेंस क्या था? He changed his forecast to Clinton. उसने अपना फोरकास्ट बदलकर क्लिंटन कर दिया, जबकि जीतने वाला कौन था? ट्रम्प। तो बोलता है मैंने रुकी मिस्टेक किया। रुकी मिस्टेक मतलब एकदम जो नया करते हैं लोग। मैं भी डिजायरेबिलिटी बायस में फंस गया। मैं चाहता था कि क्लिंटन जीते, इसलिए मैंने बोला क्लिंटन जीतेगी। He focused on the forces that would enable him to predict a Clinton win because he desperately wanted a Trump loss. उसने उन चीज़ों पर फोकस करना शुरू किया जो उसको दिखाएं कि हिलरी जीतेगी और उसको ये प्रूव करें कि ट्रम्प हारेगा। That was just a way of me trying to deal with unpleasant forecast I had issued. मतलब मैं अपने आप को बता रहा था, क्योंकि मुझे जब मैंने बोला कि ट्रम्प जीतेगा मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी, तो मैं अपने आप को ही कंसोल करने के लिए ये अपने आप को साबित करा रहा था कि नहीं क्लिंटन जीतेगी, क्लिंटन जीतेगी, क्लिंटन जीतेगी। देन ही डज समथिंग अनएक्सपेक्टेड, ही लाफ्स एट हिमसेल्फ। और उसके बाद अचानक से अपने ऊपर हंसा। अनएक्सपेक्टेड था ये। इफ़ वी आर इनसिक्योर वी मेक फन ऑफ अदर्स। ऑथर कह रहे हैं जब हम डरते हैं, हमारी अंदर में इनसिक्योरिटी होती है, हम दूसरों का मजाक उड़ाते हैं। इफ़ वी आर कंफर्टेबल बीइंग रॉन्ग वी आर नॉट अफ्रेड टू पोक फन एट आवरसेल्व्स। लेकिन अगर हम गलत होने में कोई दिक्कत नहीं है तो हम अपना भी मजाक आराम से उड़ाते हैं। इसमें एक ओशो का बहुत फेमस चुटकुला है जो मुझे याद रहता है हमेशा। एक आदमी था, वो रास्ते पे गिर गया था, केले के छिलके ऊपर उसका पैर पड़ गया था, और उसको देख करके एक औरत अपने पति को बोलती जल्दी आओ, पागल आदमी है, पता नहीं कैसा आदमी है, गिर गया। बोलता गिर तो गया तो दिक्कत क्या है? बोलती गिर गया और अपने ऊपर ही हंस रहा है। तो जब उसको मिला जा कर के वो आदमी और वो औरत, तुम हंस क्यों रहे हो? बोलता है जब दूसरों को देखते हैं गिरते हुए तो हंसी आती है। मैंने भी अपने आप से कहा, बड़े घमंड से चल रहे थे, गिरे ना। एक स्पिरिचुअल स्टोरी थी ये। तो ये चीज़ यहाँ पर भी लागू होती है।
जब कोई और गलती करता है तो हमको हंसी आती है, लेकिन अगर हम अपने गलत होने पर कंफर्टेबल रहते हैं तो हम अपना भी मजाक उड़ा सकते हैं. लाफिंग एट आवर सेल्व्स reminds us that although we might take our decisions seriously, we don't have to take ourselves too seriously. अपने ऊपर जब आप हंसते हैं तो आप खुद से ये कहते हैं, याद दिलाते हैं कि हाँ, हमारे डिसीजंस तो हम बहुत सीरियस लेते हैं, लेकिन हम अपने आप को इतना सीरियस नहीं करते, अपने आप को बहुत टॉर्चर नहीं करते. Research suggests that the more frequently we make fun of ourselves, the happier we tend to be. रिसर्च ये भी कहता है जितना ज़्यादा आप अपना मजाक उड़ा सकते हैं उतना ही ज़्यादा आप खुश भी रहते हैं. Instead of beating ourselves up about our mistakes, we can turn some of our past misconceptions into sources of pleasant amusement. यहाँ पर मुझे एक बात कहनी है. आज हमारे देवांश का एग्ज़ाम था साइंस का. कल दिन भर ये मेरे साथ घूमे फिरे हैं, फिर शाम को जा कर के इन्होंने थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश की है. फिर मैंने इनको पूछा कि क्या पढ़ाई किया, तो मेरे नज़र के सामने पड़ गया करोजन, केमिस्ट्री पढ़ रहे थे. तो करोजन पे मैंने इनको खूब करोड़ किया, खूब टॉर्चर किया, आधे घंटे तक टॉर्चर किया है चैट जीपीटी की मदद से. और लकीली अगले दिन एग्ज़ाम में करोजन ही आ गया. मैंने पूछा और कुछ लिखे हो कि खाली करोजन का ही आंसर लिख कर के आए हो. तो जब हम एग्ज़ाम वगैरह की तैयारी करते हैं तो उसी पर मैंने फिर वीडियो बनाया, अभी पब्लिक करूँगा कि कैसे आप इस एआई के एज में, चैट जीपीटी की एज में पढ़ाई करें. हम लोग जॉन पीआर की तरह नहीं है, फेल हो तो भी चलता है, हम मजाक उड़ाते हैं आराम से. हम लोग के लिए अपनी पढ़ाई वढ़ाई बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है. इसलिए जो ये बोल रहे हैं ये आप अभी बहुत सीरियसली लीजिए बात. पहले आप अपने डिसीजंस को सीरियसली देखिए कि जो आप सोच रहे हैं वो क्या होगा कि नहीं होगा. ये उनके लिए कहा जा रहा है जो बहुत सीरियस हैं और उनको फ्यूचर में अपने डिसीजंस को और सही करना है, तो कह रहे हैं कि आपसे कोई गलती हो जाए तो अपने आप को टॉर्चर मत करो. आपसे बात नहीं कर रही है क्योंकि आप लोग तो कुछ सीरियसली करते ही नहीं. लेकिन आप लोग भी अगर किसी चीज़ के लिए अपने आप को टॉर्चर कर रहे हो, गिल्ट ला रहे हो, तो फिर ये आप पर भी लागू होता है कि उसमें से सीखो और आगे बढ़ो. बीइंग रॉन्ग वोंट ऑलवेज बी जॉयफुल. गलत साबित होना ये हमेशा मज़ा नहीं आएगा. द पाथ टू एम्ब्रेसिंग मिस्टेक्स इज़ फुल ऑफ पेनफुल मोमेंट्स. अपने गलतियों को एम्ब्रेस करना मतलब बड़े खुशी एक्सेप्ट करना. ये चीज़ ये बहुत पेनफुल है. एंड वी हैंडल दोज मोमेंट्स बेटर व्हेन वी रिमेंबर दे आर एसेंशियल फॉर प्रोग्रेस. और हम अपनी मिस्टेक्स को तभी सही तरीके से एक्सेप्ट कर पाएंगे जब हमको ये याद रहेगा बॉस प्रोग्रेस करना है तो मिस्टेक करना पड़ेगा. और तब आप खाली मिस्टेक नहीं करेंगे, आप खोज के उन मिस्टेक्स को बनाएंगे. उसको क्या बोलते हैं जो मिस्टेक्स आप जानबूझ के करते हैं और उस मिस्टेक से बहुत नुकसान नहीं होता आपका? एक्सपेरिमेंट. तब आप अपनी मिस्टेक्स को एक्सपेरिमेंट बनाएंगे. जैसे मैं ये जो ट्रिप में गया हूँ इसमें मैंने ऑलमोस्ट 8,000 प्लस 1,000 का खर्चा हुआ, प्लस 2,000, करीब 8-10 हज़ार का खर्चा हुआ. ये मेरा एक एक्सपेरिमेंट था अमित के साथ में कनेक्ट करने का, जो बिज़नेस कर रहा है वो. इसमें लॉस भी हो सकता है, फ़ायदा भी हो सकता है. बट इफ़ वी कांट लर्न टू फाइंड ओकेजनल ग्ली इन डिस्कवरिंग वी वर रॉन्ग, इट विल बी ऑफुली हार्ड टू गेट एनीथिंग राइट. लेकिन अगर हम लोग अपनी गलतियों पर, जैसे कुछ लोग ओकेजनली वो लेते हैं, क्या लेते हैं ओकेजनली? ड्रिंक लेते हैं. जो आदमी मजाक में भी ये कहे कि मैं ड्रिंक लेता हूँ ओकेजनली, मेरे लिए वो तो आदमी ड्रंकर्ड ही है. क्योंकि अभी स्लीप का जब आप पढ़ेंगे ना तो आप कहेंगे वो शराब नहीं है, तो वो है जैसे बलगम निकलता है मुंह से, वो गंदगी, ऐसी गंदगी है वो. खैर, तो जो आदमी ओकेजनली अपने डिस्कवरी पर खुश नहीं हो सकता, ग्ली मतलब थोड़ा मज़ा ले सके जब वो गलत होता है, तो बेचारा वो सही नहीं हो पाएगा. उसके लिए कह रहे हैं इट विल बी ऑफुली हार्ड टू गेट एनीथिंग राइट. उसके लिए सही कर पाना बहुत मुश्किल होगा. आई हैव नोटिस्ड अ पैराडॉक्स इन ग्रेट साइंटिस्ट्स एंड सुपर फोरकास्टर्स. ऑथर कह रहे हैं मैंने बड़े बड़े साइंटिस्ट्स और सुपर फोरकास्टर्स में एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स देखा है. पैराडॉक्स क्या होता है? दो ऑपोजिट एकदम चीज़ें, दो उल्टी चीज़ें एक साथ देखी हैं. द रीज़न दे आर सो कंफर्टेबल बीइंग रॉन्ग इज़ दैट दे आर टेरिफाइड ऑफ बीइंग रॉन्ग. क्या मतलब?
वो इस वजह से आराम से रह पाते जब उनसे गलती होती है, क्योंकि वो डरे रहते हैं कि हमसे गलती होगी। इसका मतलब क्या है, समझाओ, एग्जाम्पल से समझाओ। गूगल ट्रांसलेटर तुम बताओगे? नहीं, वो गूगल ट्रांसलेटर था ना, मैं बोल रहा हूँ। यहाँ पे कौन चैट जीपीटी है? नहीं, मैं ईमानदारी से पूछ रहा हूँ। मतलब क्या होता है? पैराडॉक्स मतलब मुझे ठंडी चीज़ पसंद नहीं है लेकिन मैं बर्फ़ खाता हूँ, ऐसा कुछ उलट बासी बोलते हैं इसको। समझने में आपको लगेगा कि ये तो कुछ गड़बड़ है समझने में। जैसे मैं अपने आप को कहूँ मैं ध्यानी और कभी ध्यान करता ही नहीं हूँ। अच्छा, इसमें ये बताइए, मैं थोड़ा तोड़ता हूँ। दोगला भी कह सकते हैं, लेकिन दोगले में आदमी का धोखा देता है, लेकिन ये धोखा नहीं दे रहे हैं। मैं इसको आपको हेल्प करता हूँ, आप लोग मतलब बताना। द रीज़न दे आर सो कंफर्टेबल बीइंग रॉन्ग इज़ दैट दे आर टेरिफाइड ऑफ बीइंग रॉन्ग। ये जो साइंटिस्ट हैं वो गलत होने में कंफर्टेबल इसलिए हैं क्योंकि ये लोग गलत होना नहीं चाहते। ये लास्ट वाला जो गलत है वो कौन सी गलती के लिए बोल रहे हैं? ये भी पैराडॉक्स है, लाइन ही मेरा पैराडॉक्स। देखो बताता हूँ। अगर एक कहावत है अंग्रेज़ी में, अगर आपको एक छोटी लड़ाई हार करके वॉर जीतने को मिले तो हारना सही है। सुना है? ये वही है। आपने कोई चीज़ किया, वो गलत है, उसको फटाफट एक्सेप्ट कर लो गलत है, ताकि आप फाइनली सही रहो। हम लोग की हालत क्या है? अरे गलत हो सही हो देख लेंगे बाद में, अभी तो कम से कम छुट्टी मिले। पापा मम्मी जब बोलते हैं ना कि क्वेश्चन गलत क्यों हुआ, बोलते हैं अभी जान छोड़ो, एग्ज़ाम हो गया, अब परेशान ना करो। हम लोग गलत होने से, फाइनली गलत होने से टेरिफाइड नहीं है। मैं आज आते समय इनको बिना बताए, वैभव को, देवांश को बिना बताए ये लाया हूँ इनके लिए गिफ्ट। एग्ज़ाम का पेपर लाया हूँ मैं, ये इसलिए लाया हूँ ताकि आप अपने सारे क्वेश्चंस को फिर से पढ़ें, ताकि आप फाइनल एग्ज़ाम में गलती ना करें। देखिए, बहुत कम प्रोफेशन ऐसे हैं जिसमें आपने अपना काम कर लिया तो वो काम आपके ऊपर बाद में भूत बन के चढ़ जाता है, और उसी में से एक प्रोफेशन है डॉक्टर का। मैंने किसी का ऑपरेशन किया, अब वो ऑपरेशन वाला पेशेंट मुझे 5 साल बाद भी मिलेगा तो बोलेगा डॉक्टर साहब आपने जो ऑपरेशन किया था ना, कुछ गड़बड़ कर दिया था, मुझे अभी भी दर्द होता है। मैंने ऑपरेशन कराया ऑलमोस्ट अब 6 साल हो गया, 5-6 साल मेरे गॉलब्लैडर का ऑपरेशन हुआ था। अभी भी जहाँ ऑपरेशन हुआ था वहाँ पर कभी कभी पेन होता है, लेकिन चूंकि मैं डॉक्टर हूँ इसलिए जाकर के डॉक्टर के पीछे पड़ता नहीं हूँ मैं। मुझे पता है बॉडी में अगर कोई एरिया आप काटते हैं तो उसमें लाइफ टाइम उसका असर होता है। तो इसलिए डॉक्टर जब किसी का इलाज करता है तो डरता है कहीं मुझसे ऐसी कोई गलती ना हो जाए, इसलिए अभी की गलती मुझे फटाफट पता चल जाए। तो ऑथर कह रहे हैं जो लोग भी ग्रेट साइंटिस्ट होते हैं, सुपर फोरकास्टर्स होते हैं, दे व्हाट सेट्स देम अपार्ट इज टाइम होराइजन। उनको बाकियों से अलग कैसे होते हैं? टाइम होराइजन। दे आर डिटरमाइंड टू रीच द करेक्ट आंसर इन द लॉन्ग रन। उनको अल्टीमेटली सही आंसर चाहिए। ये नहीं है कि लोग उनको सही माने, सही साबित हों, उनको सही आंसर चाहिए। एंड दे नो दैट मीन्स दे हैव टू ओपन टू स्टम्बलिंग, बैक ट्रैकिंग एंड रीराउटिंग इन द शॉर्ट रन। इसका मतलब ये है कि वो लड़खड़ाएंगे, वो जितना आगे गए थे उतना पीछे भी जाएंगे और रीराउटिंग भी करेंगे। एक रास्ते पे जहाँ पे गए थे पहले, फिर से वापस जाना पड़ेगा। इन शॉर्ट रन दे शन रोज कलर्ड ग्लासेस इन फ्लेवर ऑफ स्टर्डी मिरर। वो अपनी आँखों के सामने पर्दा नहीं लगा देते, वो चाहते हैं साफ साफ शीशा रहे ताकि उनको अपनी गलतियाँ साफ साफ दिखाई दें। The fear of missing the mark next year is a powerful motivator to get a crystal clear view of the last year's mistake. अगर आप ये चाहते हैं कि अगले साल मुझे एकदम सही उस पॉइंट पर पहुंच सकूं जहां मुझे पहुंचना है, तो इसको आप कर सकते हैं पिछले साल की गलतियों को एकदम खोल करके, पोस्टमार्टम करके। People who are right a lot listen a lot and they change their minds a lot. जेफ बेजोस says. जेफ बेजोस बोलते हैं जो लोग बहुत सही काम करते हैं ये वही लोग होते हैं जो अपना माइंड बहुत बार बदलते हैं और अपने माइंड को दे चेंज अलॉट। इफ़ दे डोंट चेंज योर माइंड फ्रिक्वेंटली यू आर गोइंग टू बी रॉन्ग अलॉट। और अगर आपने अपना माइंड को बार बार नहीं बदला, इसका मतलब ये है कि आप बहुत बार गलतियां करोगे।
Jean-Pierre Bougoms has a favorite trick for catching himself when he is wrong. जॉन पियर के पास अपना एक बहुत फेवरेट ट्रिक है जब भी वो अपनी मिस्टेक्स को पकड़ना चाहते हैं. When he makes a forecast, he also makes a list of conditions in which it should be hold true. ये बड़ी कमाल की चीज़ है. कह रहे हैं कि जॉन पियर बोलते हैं कि जब भी वो कोई फोरकास्ट करते हैं कि ये बंदा जीतेगा, ये कंपनी आगे बढ़ेगी, ये देश इस ब्रेक्सिट में घुसेगा नहीं घुसेगा, जो भी, तो वो कंडीशंस भी लिखते हैं कि किस किस कंडीशन में ये फोरकास्ट होगा. जैसे जिस कंडीशन में देवांश हैं, अगर इतना ही वजन रहा तो मैं इनके लिए अलग फोरकास्ट करूँगा, लेकिन अगर अगले 6 महीने में इनका वजन कम हो गया तो अलग फोरकास्ट करूँगा. जिस इमोशनल स्टेट में गरिमा अभी हैं उसमें रही तो अलग फोरकास्ट. जैसे लंबे लंबे बाल आपके अभी हैं तो आपका अलग फोरकास्ट, बाल छोटे हो गए तो अलग फोरकास्ट. तो जो कंडीशंस हैं वो भी लिखते हैं जॉन पियर, एज वेल एज द कंडीशंस अंडर विच ही वुड चेंज हिज माइंड. प्लस वो ये भी लिखते हैं कि किस किस कंडीशन में वो अपना मन बदल देंगे. ही एक्सप्लेन्स दैट सच दिस कीप्स हिम ऑनेस्ट, प्रिवेंटिंग हिम फ्रॉम गेटिंग अटैच्ड टू बैड प्रिडिक्शंस. इसके ज़रिए बहुत ईमानदारी से अपने प्रिडिक्शंस को कर पाते हैं और अपने प्रिडिक्शंस के साथ में वो अटैच नहीं होते, वो अलग थलग खड़े रहते हैं. वॉट फोरकास्टर्स डू इन टूर्नामेंट्स इज़ गुड प्रैक्टिस इन लाइफ. अब तक तो सब टूर्नामेंट की बात हो रही थी, फोरकास्ट की बात हो रही थी, अब इसको हम अपनी लाइफ में कैसे यूज़ करें. ऑथर कह रहे हैं जो कुछ भी आप फोरकास्ट में करते हैं, टूर्नामेंट में करते हैं, वो चीज़ें लाइफ के लिए भी सही हैं, अच्छी प्रैक्टिस है. व्हेन यू फॉर्म एन ओपिनियन, आस्क योर सेल्फ वॉट वुड हैव टू हैपन टू प्रूव इट फॉल्स. जब भी आपने कोई ओपिनियन बनाया तो अपने आप से पूछो कि क्या चीज़ होगा कि मैं इस ओपिनियन को गलत मानूंगा. जैसे अभी वैभव हैं, वो फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, मेरे ख्याल से 100 से ज़्यादा स्क्रिप्ट पढ़ चुके होंगे. तो अभी आप कितने साल तक स्क्रिप्ट पढ़ते रहेंगे? आप अपने आप को बताइए कि कब तक मैं इस ओपिनियन को सही मानूंगा, क्या चीज़ होना चाहिए कि इसको फिर गलत मानूंगा. देन कीप ट्रैक ऑफ योर व्यूज़ सो यू कैन सी व्हेन यू आर राइट, व्हेन यू आर रॉन्ग एंड हाउ योर थिंकिंग हैज़ इवॉल्व्ड. और उसके बाद इसी का ट्रैक रखो कि कब मैं गलत साबित हुआ था, कब मैं सही साबित हुआ था, और इस तरह से अपनी थिंकिंग को इवॉल्व होते हुए, इम्प्रूव होते हुए देखो. आई स्टार्टेड आउट जस्ट वॉन्टिंग टू प्रूव माई सेल्फ, जॉन पियर सेज. नाउ आई वॉन्ट टू इम्प्रूव माई सेल्फ टू सी हाउ गुड आई कैन गेट. ऑथर कह रहे हैं जॉन कहते थे मैंने शुरू में तो अपने आप को प्रूव करना चाहता था कि मैं सही हूँ, लेकिन अब तो मामला बदल गया है. आई वॉन्ट टू इम्प्रूव माई सेल्फ टू सी हाउ गुड आई कैन गेट. मैं ये देखना चाहता हूँ कि मैं प्रेडिक्शंस में कितना अच्छा हो सकता हूँ. मैं ये नहीं चाहता हूँ कि लोग मुझे सही साबित माने कि मैं सही हूँ ना, मैं अपनी प्रेडिक्शन सही करना चाहता हूँ. मतलब मुझको वो पॉइंट्स निकालने चाहिए, दोनों चीज़ें कि अगर अपने आप को बताइए कि इस टाइम तक अगर मैंने ये फिल्में बनाई तो इसका मतलब मैं इस करियर के आगे बढ़ सकता हूँ. अगर मैंने नहीं बनाया, मैं खाली फिल्म देखता रहा और ये करता रहा, स्क्रिप्ट पढ़ता रहा, इसका मतलब ये गलत हो गया. ऐसे अपने आप को पॉइंट्स बताइए. It's one thing to admit to ourselves that we have been wrong. It's another thing to confess to other people. ये बड़ी कमाल की चीज़ है. ये एक चीज़ है, आप खुद को बोलते हैं कि यार मैं गलत हूँ. अपने आप को हर आदमी कर लेता है, जब गलती करता है आकर रो लेता है या अपने आप को कंसोल कर लेता है. लेकिन दूसरे के सामने जाकर बोलना मैं गलत हूँ, ये बड़ी हिम्मत की चीज़ है. Even if we manage to overthrow our inner dictator, we run the risk of facing our outer ridicule. हम अंदर के डिक्टेटर को तो हम हरा देते हैं, अपने मन में बोलते नहीं यार जो मन मेरा बोल रहा है वो गलत है, तू हार गया. लेकिन बाहर जो हमको लोग रेडिक्यूल करते हैं, जो मजाक उड़ाएंगे, उनके सामने गलत एक्सेप्ट करने का मन नहीं करता. In some cases, we fear that if others find out that we are wrong, it could destroy our reputation. और दूसरों से अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करने का मतलब है कि हमारी रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी. हाउ डू पीपल हु एक्सेप्ट बीइंग रॉन्ग कोप विद दैट. तो सवाल ये है कि जो लोग भी पब्लिक के सामने अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो कैसे कोप करते हैं इसके साथ, कैसे इसको बर्दाश्त करते हैं. इन अर्ली 1990s, British physicist Andrew Lin published a major discovery in the world's most prestigious science journal. 1990 में एक फिजिसिस्ट थे एंड्रयू लिन. उन्होंने एक बहुत बड़ी डिस्कवरी को दुनिया के बहुत प्रेस्टिजियस जर्नल में, साइंस जर्नल में छापा.
he presented the first evidence that a planet could orbit a neutron star, a star that had exploded into a supernova. इन्होंने पहला एक एविडेंस निकाला कि एक प्लैनेट एक न्यूट्रॉन स्टार के चारों तरफ घूम रहा है, एक ऐसा स्टार जो कि एक्सप्लोड कर चुका है, सुपरनोवा में जाकर के फट चुका है. Several months later, while preparing to give a presentation at astronomy conference, he noticed that he hadn't just adjusted for the fact that Earth moves in elliptical orbit, not in circular one. और बाद में उनको समझ में आया कि जो मैंने हिसाब किताब लगाया था उसमें एक तो गलती, मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी. मैंने उसमें ये जोड़ा था कि जो अर्थ है वो गोल घूमता है, जबकि अर्थ कैसे घूमता है? सूरज के चारों तरफ एलिप्टिकल. एलिप्टिकल मतलब ऐसे अंडे के आकार में, नॉट सर्कुलर. ऐसे अंडा जो होता है ऐसा होता है ना, पतला. जो एलिप्टिकल होता है ऐसा तो नहीं होता, अच्छा वो पतला होता है थोड़ा सा. तो धरती भी ऐसी घूमती है. ये चीज़ उन्होंने ओवरलुक कर दिया था जब अपना कैलकुलेशन कर रहे थे. ही वॉज एम्बैरेसिंगली हॉरिबली रॉन्ग. इसलिए जो कुछ भी उन्होंने फोरकास्ट किया था, साइंस में छपवाया था, वो बहुत शर्मिंदगी वाली बात थी, वो गलत थे. द प्लैनेट हैड डिस्कवर्ड डिडंट एग्जिस्ट. जो उन्होंने डिस्कवर किया था, ही हैड डिस्कवर्ड, वो था ही नहीं प्लैनेट. इन फ्रंट ऑफ हंड्रेड्स ऑफ कलीग्स, एंड्रयू वॉकड इनटू द बॉल रूम स्टेज एंड एडमिटेड हिज मिस्टेक. सैकड़ों कलीग्स के सामने, उन्हीं के बराबर के लोग थे, उनके सामने वो चल के गए और सबसे बोला कि मैंने गलती की है. When he finished his confession, the room exploded in standing ovation. और जब उन्होंने अपनी गलती एक्सेप्ट की, कन्फेशन को, पूरा रूम खड़ा हुआ और तालियां मारा. One astrophysicist called it the most honorable thing I have ever seen. और उसी में से एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट खड़ा हुआ और उसने बोला, इतनी इज्जत वाली चीज़ तुमने की है. ऐसे ही किया था हमारे कृष्णमूर्ति ने. जब पूरे ऑर्डर ऑफ स्टार बना, उनके नाम से ढेर सारे पैसे, ढेर सारी ज़मीन इकट्ठी की गई और ये वेट कर रहे थे कि कृष्णमूर्ति जो है एनलाइटेड मास्टर बन जाएंगे, बुद्ध के अवतार बन जाएंगे. तो फिर उन्होंने सबको बुलाया और अपनी ऑर्डर ऑफ स्टार को ख़त्म कर दिया, डिज़ोल्व कर दिया. तो लोगों ने कहा कि जैसे जीसस क्राइस्ट ने अपना बलिदान दिया था दुनिया के लिए, ऐसे बलिदान इन्होंने भी किया है. सब रुपया पैसा छोड़ दिया और ये बोल दिया कि मैं कोई गुरु वुरु नहीं हूँ, मैं बुद्ध का अवतार नहीं हूँ. हम लोगों को मिला होता तो हम लोग बोलते हाँ, दुनिया के सामने नाटक ही तो करना है. अरे मर्सिडीज़ मिल रही है, BMW मिल रही है घूमने के लिए, रॉल्स रॉयस मिल रही है, तो क्या दिक्कत है. एंड्रयू लिन इज़ नॉट अलोन. इस काम में एंड्रयू लिन अकेले नहीं है. साइकोलॉजिस्ट्स फाइंड दैट एडमिटिंग वी वर रॉन्ग डजंट मेक अस लुक लेस कॉम्पिटेंट. साइंटिस्ट बताते हैं, साइकोलॉजिस्ट, के जब हम अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लेते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम लेस कॉम्पिटेंट हैं, हमारी काबिलियत कम हो गई, ऐसा नहीं है. इट्स अ डिस्प्ले ऑफ ऑनेस्टी एंड विलिंगनेस टू लर्न. ये तो आप दुनिया को बता रहे हैं कि मैं ईमानदार हूँ और मैं सीखना चाहता हूँ. ऑल्दो साइंटिस्ट्स बिलीव इट विल डैमेज देयर रेपुटेशन टू एडमिट दैट देयर स्टडीज़ फेल्ड टू रेप्लिकेट द रिवर्स इज़ ट्रू. हालांकि लोग ये मानते हैं, साइंटिस्ट ये मानते हैं कि यार उनकी रेपुटेशन ख़राब हो गई है और उनके जो भी खोज वोज की है वो दूसरा कोई उसको रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, तो उसको सच मानेगा नहीं, वो बेकार मानेगा. लेकिन उल्टा ही होता है. आफ्टर ऑल इट डजेंट मैटर हुज फॉल्ट इट इज़ दैट समथिंग इज़ ब्रोकन इफ़ इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फिक्स इट. मैं हमेशा कहता हूँ, दो लोगों के बीच की लड़ाई होती है तो समझदार आदमी वो है जो लड़ाई को ख़त्म करता है. और लोग अक्सर जब लड़ाई करते हैं तो क्या बोलते हैं, चालू उसने किया था, चालू उसने किया, लेकिन ख़त्म किसने किया ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. कह रहे हैं इट डजेंट मैटर हुज फॉल्ट इट इज़ दैट समथिंग इज़ ब्रोकन. इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि किसकी गलती है जब कोई चीज़ टूट गई. इफ़ इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फिक्स इट. अगर तुम्हारी जिम्मेदारी है उसको ठीक करना, तो किसने ख़राब किया, किसने तोड़ा, इससे क्या फ़र्क पड़ता है. एक्टर विल स्मिथ हैज़ सेड टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ टेकिंग योर पावर बैक. अगर आप जिम्मेदारी लेते हो तो आप अपनी पावर को वापस ले रहे हो. व्हेन वी फाइंड आउट वी माइट बी रॉन्ग, अ स्टैंडर्ड डिफेंस इज़ आई एम एंटाइटल्ड टू माई ओपिनियन. ये हम सब के साथ होता है, इसलिए हम बहस करते हैं. गलती पकड़ी जाती है तो हम बेशर्म हो जाते हैं. जब भी हमको पता चलता है कि हम गलत हैं तो स्टैंडर्ड डिफेंस ये है, अपने आप को बचाने के लिए हम बोलते हैं मेरे को ये लगा था, मेरे को लगा था ना ऐसा होगा, उस समय मुझे लगा था इसलिए ऐसा हुआ, गलती मेरी नहीं है, गलती तो दुनिया की है. हमारे अमिताभ बच्चन जी बचपन में क्या लिखते हैं अपने हाथ में,
उनके हाथ में, मतलब उन्होंने खुद नहीं लिखा था, फिल्म थी दीवार, उनके हाथ पे लिखा था हाँ कि मेरा बाप चोर है, आप चोर है, और बड़े होकर वो क्या बन गए? चोर। स्मगलर। और जब उनके भाई ने, पुलिस ने पूछा कि ये क्या तुम चोरी कर रहे हो, बोलते पहले उन लोगों को पकड़ के लाओ जिन्होंने मेरे हाथ में चोर लिखा था, तब जाके मुझे जेल में डालना। हम भी यही करते हैं। मैंने जब गलती की है तो मेरी गलती थोड़ी थी, उस समय टीचर, उस समय आप, उस समय ये, उस समय मेरे सामने फ़ोन पड़ा था, मैं देखता नहीं। बल्कि कह रहा वी आर एंटाइटल्ड टू माय ओपिनियन। अरे वही तो एंटाइटल, मतलब जो मैंने सोचा, ये आप भी मेरी जगह होते तो सोचते। I would like to modify that. Yes, we are entitled to hold opinion inside our heads if we choose to express them out loud, though I think it is our responsibility to ground them in logic and facts, share our reasoning with others, and change our minds when better evidence emerges. ठीक है, आपके मन में कोई ओपिनियन है, अच्छी बात है, आपने दिमाग के अंदर रखा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब उसको आप मुंह से खोलते हैं तो आपकी जिम्मेदारी ये है कि आप उसको लॉजिक में और फैक्ट्स में बांध के रखें। जब आप किसी को चाय पिला रहे हैं तो अच्छी चाय पिलाएं, पानी वाली चाय ना पिलाएं। खाना खिला रहे हैं तो कायदे से खाना खिलाएं। इट इज़ शेयर आर रीजनिंग विथ अदर्स एंड चेंज आवर माइंड व्हेन बेटर एविडेंसेस इमर्ज। जब आपको कोई नई बात पता चलती है तो अपने ओपिनियन बदलने का भी काम आपका ही है। दिस फिलॉसफी टेक्स अस बैक टू हार्वर्ड स्टूडेंट्स who had their world views attacked in that unethical study by Henry Murray. इस चैप्टर की शुरुआत हुई थी हार्वर्ड से, जिसमें कि चुपके से कुछ बच्चों को बुलाया गया था, उनको बोला था तुम्हारा इंटरव्यू करेंगे, और बाद में उनको खूब टॉर्चर किया गया। जब वो बोलते थे कि हम फला चीज़ पे विश्वास करते हैं तो उनके ऊपर डांटा जाता था, उनको बेइज्जत किया जाता था। कह रहे हैं कि अब हम वापस उसी एक्सपेरिमेंट पे पहुंच जाए। If I had to guess, I'd say that students who enjoyed the experience had a mindset similar to that of great scientists and super forecasters. ऑथर कह रहे हैं उसमें 3 टाइप के लोग थे। कुछ तो वो जो बोलते हैं अरे हम लोग को तो टॉर्चर कर दिया, कुछ बोलते थे अरे यार ज़्यादा बड़ा टॉर्चर नहीं था, थोड़ा बहुत डांटा धमकाया था, हमने जो बोला था उसके अगेंस्ट बोला गया था, लेकिन एक हफ्ते बाद मैं भूल भी गया। और कुछ बोल रहे थे बड़ा मज़ा आया। तो जिनको उस समय बड़ा मज़ा आया, ये लोग ग्रेट साइंटिस्ट और फोरकास्टर्स की तरह सोचते थे। They saw challenges to their opinions as an exciting opportunity to develop their and evolve their thinking. जब भी कोई इनको चैलेंज करता था उनके ओपिनियंस के लिए, तो ये उसको मौके की तरह देखते थे कि अपने थिंकिंग को इवॉल्व कर सकें। The students who found it stressful didn't know how to detach. और जिन बच्चों को ये चीज़ स्ट्रेसफुल लग रही थी, जब माँ बाप डांटते हैं बच्चों को तो ये बहुत स्ट्रेसफुल चीज़ होती है, लेकिन वो इसलिए होती है बिकॉज बच्चे अपने ओपिनियन के साथ चिपके रहते हैं। ये मैं हमेशा देखता हूँ, जब भी मेरा एक ओपिनियन आता है मैं तो बच्चे मेरे बोलते हैं आप क्या मार रहे हैं? ताना मार रहे हैं। लेकिन उस ताने में बच्चे अपने ओपिनियन के साथ चिपके हैं, मैं अपने ओपिनियन के साथ। फिर फाइनली मैं ही अपने राजगद्दी से उतर के उनके पास आने की कोशिश करता हूँ। ठीक है भाई। स्टूडेंट्स हु फाइंड इट स्ट्रेसफुल डिडंट नो हाउ टू डिटैच। जो बच्चे स्ट्रेसफुल थे उनको ये नहीं पता कि कैसे अपने ओपिनियन से अलग हो सकें। देयर ओपिनियन वर देयर आइडेंटिटीज़। उनकी ओपिनियन उनकी आइडेंटिटी बन गई थी। एन असॉल्ट ऑन देयर वर्ल्ड व्यू वॉज अ थ्रेट टू देयर वेरी सेंस ऑफ सेल्फ। इनके लिए जब उनकी ओपिनियन पे धावा बोला गया तो ऐसा था जैसे उनसे उनका खिलौना छीना जा रहा है, उनकी बेइज्जती हो रही थी। देयर इनर डिक्टेटर रश्ड इन टू प्रोटेक्ट देम। उनके अंदर का डिक्टेटर भाग कर आया उनको बचाने के लिए। टेक इट फ्रॉम द स्टूडेंट विथ कोड नेम लॉफुल। ही फेल्ट ही हैड बीन डैमेज्ड इमोशनली बाय द स्टडी। एक बंदा था जो बोलता है उस इंटरव्यू में तो मेरे को डैमेज कर दिया, इमोशनली बर्बाद कर दिया ज़िंदगी भर के लिए। आवर एडवर्सरीज इन द डिबेट सब्जेक्टेड अस टू वेरियस इंसल्ट्स। वो कहता है कि जिन लोग भी हमारे सामने बैठे थे एडवर्सरीज, उन्होंने हमको डिबेट किया और हमें ढेर सारा इंसल्ट किया। लॉफुल रिफ्लेक्टेड 4 डेकेड्स लेटर। और ये बात कब? 40 साल के बाद वो बता रहा है कि 40 साल पहले मेरा इंटरव्यू हुआ था स्कूल में, हार्वर्ड में, और मेरे को पूरा ख़त्म कर दिया था। इट वॉज अ हाईली अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस। मुझे तो बचपन का एक्सपीरियंस अब याद भी नहीं है। मेरी मम्मी ने एक बार मुझे बहुत मारा था और कपड़े उतार के बाहर फेंक दिए थे। अब मुझे लगता है वो मैं डिज़र्व ही करता था।
अगर उस टाइम था तो मुझे लगता था उन्होंने मेरे साथ गलत किया है, और एक बार तो मैं खुद ही कपड़े उतार के भाग गया था। तो वो भी मुझे लगता है वो मेरी गलती थी, किसने तुम्हारे कपड़े थोड़ी उतारे थे। लेकिन भाई साहब को थोड़ी बहस कर ली गई, और पता है ये आदमी कौन है? टुडे लॉफुल हैज़ अ डिफरेंट कोड नेम, वन दैट इज़ फेमिलियर टू मोस्ट अमेरिकन्स। ही इज़ नोन एज द अनबॉम्बर। नाम सुना है? मैंने इसका सुना था कि नेटफ्लिक्स सीरीज भी बनी है। नेटफ्लिक्स सीरीज़ बनी है। एक आदमी था जो बॉम्ब भेजता था लोगों के ऑफिस में, लिफाफे में बंद लिफाफे में डाल डाल के, क्योंकि इसके हिसाब से टेक्नोलॉजी की वजह से दुनिया बर्बाद हो गई है। पहले जब हम लोग जंगलों में रहते थे, आदिवासी रहते थे, इसने अपने आप का बसेरा भी ऐसे ही कर रखा था। एक किसी जंगल में एक वो बना रखी थी कॉटेज, और उसमें एकदम पुराने तरीके से रहता था, दाढ़ी बड़ी बड़ी। ये वही आदमी था, यूनिबॉम्बर। टेड कैस्किन्स बिकेम अ मैथ प्रोफेसर। अच्छा, ये उसी आदमी की बता रहे हैं बात। ये मैथ प्रोफेसर बना एंड टर्न्ड एनार्किस्ट एंड डोमेस्टिक टेररिस्ट। ये एनार्किस्ट हो गया, मतलब देश के खिलाफ हो गया, और ये डोमेस्टिक टेररिस्ट बना, देश के ही खिलाफ टेररिज्म किया उसने। ही मेल्ड बॉम्ब्स दैट किल्ड 3 people एंड इंजर्ड 23 मोर। उसने बॉम्ब लिफाफे में डाल डाल के भेजता था, जिससे 3 लोग मर गए और 25-23 लोग घायल हुए। At 18-year long FBI investigation culminated in his arrest after New York Times and the Washington Post published his manifesto and his brother recognized his writing. 18 साल बाद वो पकड़ा गया, और वो भी कैसे पकड़ा गया? पुलिस खोज रही थी तो उसके हाथ के कुछ चिट्ठी लिखी हुई भेजी गई, और उस चिट्ठी को जब पुलिस ने न्यूज़पेपर में दिखाया, टीवी में दिखाया, उसको किसने पहचाना? उसके भाई ने पकड़ लिया। ही इज़ उसके हिसाब से दुनिया बर्बाद हो रही है, वो दुनिया को बचा रहा है। टेक्नोलॉजी के थ्रू दुनिया बर्बाद हो रही है। ही इज़ नाउ सर्विंग अ लाइफ इन प्रिजन विदाउट पैरोल। अब उसको जेल हो चुकी है। द एक्सर्ट आई कोटेड अर्लियर वॉज फ्रॉम Kaczynski's manifesto. If you read the entire document, you are unlikely to be unsettled by the content or the structure. जो कुछ भी लिखा गया था पहले, अगर आप उसको खुद पढ़ेंगे ना, तो आपको लगेगा यार तो सही में यार दुनिया बर्बाद हो जा रही है। बड़ा इंटेलिजेंट आदमी था। जैसे ओशो ये मानते थे कि दुनिया में शादी ख़त्म हो जानी चाहिए, कोई भी आदमी किसी के साथ भी सोए, और इस चीज़ को अगर आप अच्छे से पढ़ें 2-4-6 महीने 2 साल तक, तो आपको लगेगा शादी की जरूरत नहीं है, करो मौज। आपका थॉट्स बदल जाएगा। मैनिफेस्टो का मतलब? उसने किताब लिखी थी मैनिफेस्टो। व्हाट्स डिस्टर्बिंग इज़ द लेवल ऑफ कन्विक्शन। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बुरी बात है उसका लेवल ऑफ कन्विक्शन। अभी ध्रुव राठी ने एक वीडियो बनाया है फिर से मोदी जी के लाइव के ऊपर। उसमें एक साइकोलॉजिस्ट का जिक्र किया है जो बोलता है कि जब मैंने इंटरव्यू किया नरेंद्र मोदी का एकदम शुरू में, मैं डर गया, क्योंकि उनको अपने कट्टरवाद पे बहुत कन्विक्शन। उन्होंने जब गोधरा कांड में मरवाया था मुस्लिमों को, उनको कोई गलती नहीं की मैंने। तो ये कन्विक्शन मतलब जैसे मैं आप लोगों को मारूं आपकी कोई गलती पर, मैं खूब मारूं आपको, और फिर मुझे लगा मैंने सही किया है, मार तो खाना ही चाहिए आपको। ऐसे इसको अपनी गलतियों पर कोई पछतावा नहीं था, कन्विक्शन था कि मैं सही कर रहा हूँ। कैजिंस्की डिस्प्लेज लिटिल कंसिडरेशन ऑफ ऑल्टरनेटिव व्यूज़। अब कैजिंस्की के साथ दिक्कत क्या थी? वो नए नए व्यूज़ के साथ में एक्सपेरिमेंट नहीं करता था। एक उसका ओपिनियन था, लेकिन एक दूसरा भी तो ओपिनियन हो सकता है। बेयरली अ हिंट दैट ही माइट बी रॉन्ग, कंसिडर जस्ट द ओपनिंग। उस मैनिफेस्टो की शुरुआत पढ़िए। द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेज हैव बीन अ डिज़ास्टर फॉर ह्यूमन रेस। ये जो दुनिया में इंडस्ट्रीज़ बनी हैं और उसकी वजह से जो हो रहा है, ये सब दुनिया के लिए, ह्यूमन रेस के लिए बर्बादी है। दे हैव डीस्टेबलाइज्ड सोसाइटी एंड हैव मेड लाइफ अनफुलफिलिंग। उसकी वजह से सोसाइटीज़ डिस्टर्ब हो गई हैं और लोगों की ज़िंदगी और दुखदाई हो गई है। द कंटिन्यूड डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी विल वर्सन द सिचुएशन। और अगर टेक्नोलॉजी बढ़ती गई तो दुनिया और ख़राब होती जाएगी। It will certainly subject human beings to greater indignities and inflict greater damages on the natural world. टेक्नोलॉजी की वजह से आदमी और ज़्यादा छोटा हो जाएगा और उसकी वजह से नेचर भी डैमेज होता जाएगा। If the system survives, the consequences will be inevitable. और अगर टेक्नोलॉजी वाला सिस्टम सर्वाइव करता है तो ये बर्बादी इनएविटेबल है, होके ही रहेगी।
देयर इज़ नो वे ऑफ रीफॉर्मिंग और मॉडिफाइंग द सिस्टम। और इस सिस्टम को आप बदल नहीं सकते, इसको बेटर नहीं बना सकते, इसको ख़त्म ही करना पड़ेगा। इसलिए वो बॉम्ब फेंकता था ख़त्म करने के लिए सिस्टम को। केजिंस्की's केस लीव्स मैनी क्वेश्चंस अबाउट मेंटल हेल्थ अनआंसर्ड। केजिंस्की के केस से हम लोग को बहुत से ऐसे सवाल पूछने चाहिए मेंटल हेल्थ के बारे में जिसके जवाब नहीं है। स्टिल आई कांट हेल्प बट वंडर इफ़ ही हैड लर्नड टू क्वेश्चन हिज ओपिनियंस। ऑथर कह रहे हैं अगर उसने अपने खुद के ओपिनियंस को सवाल पूछना सीख लिया होता तो वुड ही स्टिल हैव बीन एबल टू जस्टिफाई रिजॉर्टिंग टू वायलेंस। तो क्या वो जाकर के लोगों को मारता? क्या किसी को बॉम्ब से मार करके इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन दबा सकते हैं आप? If he had developed a capacity to discover that he was wrong, would he still have ended up doing something so wrong? अगर वो खुद के लिए ये डिस्कवर कर पाता कि वो गलत है तो क्या वो इस तरह की गलतियाँ करता? Every time we encounter new information, we have a choice. जब भी हमको कोई नई इन्फॉर्मेशन मिलती है हमारे पास एक चॉइस होती है। We can attach our opinions to our identities and stand our ground or in the stubbornness of preaching and prosecuting. जब भी हमको कोई नई बात पता चलती है तो हम बोलेंगे ना, पता चले तो पता चले, भाड़ में जाए, मैं वहीं खड़ा रहूँगा जो मैं मानता हूँ, और हम अपनी बात को प्रीच करेंगे और प्रोसिक्यूट करेंगे। और वी कैन ऑपरेट मोर लाइक साइंटिस्ट, या हम एक साइंटिस्ट की तरह सोच सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं। डिफाइनिंग आवर सेल्व्स एज पीपल कमिटेड टू द परस्यूट ऑफ ट्रूथ। हम अपने आप को वो बनाएं, वो इंसान जो सच खोजना चाहता है, इवन इफ़ इट मीन्स प्रूविंग आवर ओन व्यूज़ रॉन्ग। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि हमारे ओपिनियंस गलत हैं। अब मेरे लिए ये बीच में नागपुर गया था, उसमें मेरा खुद का पूरा मन अभी भी यही कहता है कि मुझे नागपुर के साथ में एसोसिएटेड होना चाहिए, अच्छे हैं वो। लेकिन वहाँ जो फैक्ट्स मिले हैं उसके बाद से मेरी ट्रैजेक्टरी चेंज हो गई। हम लोग वापस आए, नहीं तो हम लोग बेस बना रहे थे वहीं रहने का, वहाँ आश्रम बनाने का। अभी भी मन में कभी कभी हुड़क उठती है उनसे कनेक्ट करने का, जो फैमिलीज़ हैं वहाँ पर। बट जैसे जैसे नई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो आपको अपने ओपिनियंस भी बदलने चाहिए। यही साइंटिफिक माइंड का साइन है, अदरवाइज़ आप एक बूढ़ा ब्रेन यूज़ कर रहे हैं।